गोवा पब के भगोड़े भाई थाईलैंड में धराए, इधर इंडिगो से नाक रगड़वाए। पीएम मोदी से बचना कैसे नामुमकिन है फिर साबित हो गया। 10,000 हर्जाना, 10,000 का कूपन, पब्लिक को परेशान करने वाले इंडिगो का पीएम मोदी ने कैसे भूत बना दिया। राहुल बैग टांग चल देंगे विदेश, पीएम मोदी के घर बस में सांसद भरकर क्यों आए, डिनर टेबल पर क्या खेला हुआ। और कभी ई सिगरेट, कभी गुटखा, कभी भौं-भौं। संसद में अजब गजब कांड का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 11 साल में सबने ये तो देख ही लिया है कि नरेंद्र मोदी से बचकर निकलकर चले जाना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विपक्ष भले माहौल बनाए, अरे ये भाग गया वो भाग गया, मोदी किसी को छोड़ते नहीं है बॉस। ये बात इंडी गठबंधन बखूबी जानता है, जो बार बार चुनाव मोदी से हार रहा है। उनको भी पता है कि चुनाव में मोदी विपक्ष को छोड़ नहीं रहे हैं। ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है, जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने घर में घुसकर 3-3 बार फोड़ दिया है। और ये बात वो भी जानते हैं जो कोई क्राइम करके भारत से भाग जाते हैं और उन्हें लगता है कि मोदी के एक्शन से वो बच जाएंगे, जिन्हें लगता है वो अपने काम में कुछ गड़बड़ी कर देंगे और बच जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक्शन से कोई नहीं बचा है बॉस। आप अभी गोवा का केस देख लीजिए, वहां पर एक नाइट क्लब में आग लगी, लोग मारे गए, लेकिन नाइट क्लब के ओनर भागकर थाईलैंड चले गए। एक तो सिस्टम में उनको भागने किसने दिया, यह सवाल तो है, लेकिन सवाल यह था कि क्या मोदी उनको वापस ला पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी ढूंढ निकाला और अब 2-4 दिन में उन्हें भारत लाकर सजा दिलाई जाएगी, केस चलेगा। गोवा के गुनहगारों की सारी हेकड़ी निकल गई, अब ये हथकड़ी में दिख रहे हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, आप इंडिगो एयरलाइन का मामला देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा डंडा चलाया कि पब्लिक को परेशान करने वाली इंडिगो टिकट का पैसा भी दे रही है, अलग से मुआवजा भी दे रही है, 10-10 हजार का वाउचर भी दे रही है। मतलब एकदम हाथ जोड़ दिया है इंडिगो। बहुत ऊपर उड़ रहे थे ना, सारे पर नरेंद्र मोदी ने कतड़ दिए। नरेंद्र मोदी ने इनसे वो काम करवा लिया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ। आज आपको बताऊंगा कि इंडिगो को लेकर पीएम मोदी क्या एक्शन ले रहे हैं कि पब्लिक भी खुश है। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे गोवा अग्निकांड के भगोड़े आरोपियों को मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत लाने की तैयारी चल रही है। यह भी दिखाऊंगा कि इधर नरेंद्र मोदी से ना गोवा के गुनहगार बच पाए, ना इंडिगो के गुनहगार, और उधर इंडी वालों को भी नरेंद्र मोदी ने कैसे निपटाया। आपको कल कांग्रेस और इंडी की धुलाई के बाद मोदी ने आज कौन सी बैठक की है, उनके घर बस में भर भर के सांसद क्यों पहुंचे, डिनर पार्टी में क्या हुआ है, राहुल गांधी कौन सी पार्टी में पहुंच गए जिस पार्टी में अडानी भी आए हुए थे, इंडी को जो आग लगी है उसमें वो संसद के अंदर क्या क्या कांड कर रहे हैं। बहुत कुछ है आज बताने के लिए बॉस, पहले एक झलक देखिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है, अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। It will be violation of rules. Is for the speaker to inquire and take action. चाहे गोवा नाइट क्लब फायर का मामला हो या इंडिगो का क्राइसिस हो, मामला देश के अंदर हो या फिर कोई विदेश जाकर बैठ जाए, नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से नहीं। सबसे पहले आप गोवा का केस देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के राज में कानून से बचकर जो देश से भागे उनका क्या हाल हुआ। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों की है, जिन्हें थाईलैंड की इमिग्रेशन पुलिस ने होटल रूम से धर दबोचा। भाई लोग रूम में थे, सोचे थे थाईलैंड पहुंच गए, अब कौन हम तक पहुंचेगा, मसाज कराएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस भेजो, बुलाओ इनको, यहां इनका जेल में मसाज होगा। इन आरोपियों के हाथ में अब हथकड़ी लगी हुई है, इनके पासपोर्ट थाईलैंड पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। ये आरोपी लूथरा ब्रदर्स हैं, जो उस नाइट क्लब के मालिक हैं जिसमें आग लग गई थी और 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन इस नाइट क्लब में आग लगने के बाद ये लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए।
ये इस गलतफहमी में थे कि अरे भाग गए तो भाग गए, बच जाएंगे। नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से ना है। ये इनकी लेटेस्ट तस्वीर आ गई है। दोनों भाई जो हैं वो बैठा के रखे गए कि रुको अभी आ रही है इंडिया से पुलिस लेके जाएगी। 4 दिन के अंदर ये दोनों धर दबोचे गए और अब इन्हें भारत लाने की तैयारी चल रही है। थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से इन्हें पकड़ा है और बहुत संभव है कि 1 या 2 दिन के अंदर इन्हें भारत ले आया जाएगा। सवाल खड़े हुए कि बाहर भाग कैसे गए, और यह बड़ा वाजिब सवाल था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि उनको इस देश को चलाने में भी ना सिस्टम वो मिला हुआ है जो पिछले 60 साल 65 साल राज करने वालों ने बनाया हुआ है। और जब नरेंद्र मोदी अपने हाथ में केस लेते हैं तब यह होता है। उसके पहले तो चलता है मामला कि भाई निकल गए। उस सिस्टम में काम कराना नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौती है और हर बार वो उस चुनौती को पार करते हैं, चाहे इंडिगो का मामला हो चाहे इन दोनों भाइयों का। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के बाद जब क्लब मालिकों के देश छोड़कर भागने की खबर आई तो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा माहौल बना दिया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे से लोग देश छोड़कर फरार हो गए, किसी को भनक नहीं लगी, शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गोवा की बीजेपी सरकार की मदद से ही ये लोग देश छोड़कर भागे। आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को एक बार सुनिए, फिर आपको इन आरोपियों के भागने और 4 दिन के अंदर ही ये कैसे धर दबोचे गए उस एक्शन के बारे में बताऊंगा। कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए। उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से। वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए। देखिए, संजय सिंह एक बात तो वाजिब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी ने तो मदद की होगी भागने में, उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो लोग कौन हैं, वो किस तरीके से इन्हें भगाए, उससे बड़ा पॉइंट इस वक्त ये है कि अगर ये भाग भी गए तो नरेंद्र मोदी ने कहा वापस लाओ और वापस आ रहे हैं। विपक्ष माहौल बना रहा है कि आरोपी विदेश भाग गए, मोदी सरकार सोती रही, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन विपक्ष आधा अधूरा सच आपको बता रहा है। पूरा सच मैं बताता हूं। 6 दिसंबर की रात 11:45 पर नाइट क्लब में आग लगने की पहली कॉल फायर ब्रिगेड को गई। 1.5 घंटे के अंदर यानी रात 1:17 पर लूथरा ब्रदर्स ने देश छोड़कर भागने के लिए दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट की टिकट बुक कर दी। 7 दिसंबर की सुबह यानी अग्निकांड के करीब 5 घंटे बाद सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे। यानी ऐसा नहीं था कि गोवा पुलिस कई घंटों तक सोती रही और आरोपियों को जानबूझकर भागने में मदद की। इन दोनों को तुरंत समझ में आ गया, तुरंत टिकट बुक की और रातों रात जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकल गए। गोवा पुलिस ने जो बताया उसके मुताबिक नाइट क्लब में रात को करीब 12 बजे आग लगी और सुबह 6 बजे तक आग बुझाने, रेस्क्यू करने और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने का काम चला। जब गोवा पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि दोनों कहां हैं। जब मोबाइल नंबर मांगा गया तो कहा कि वो नंबर है ही नहीं, कहा नंबर नहीं मेरे पास। तो सूत्र बता रहे हैं कि जब गोवा के क्लब में आग लगी तो लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में एक शादी में परिवार के साथ थे। वहीं से दोनों ने भागने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उनको पहले नोटिस मिल रहा था कि भाई मामला गड़बड़ है आपके पब में। जैसे ही आग लगा इनको समझ में आ गया कि अब डराएंगे, ये तुरंत 4 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर निकल गए। फिर भी मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए कि किसी ने मदद की कि नहीं की। लेकिन भाग गए तो बच गए क्या? और जो भागे हैं वो बच रहे हैं क्या? उनके बारे में बताऊंगा भी। वो विजय माल्या कैसे रो रहा है, कैसे मेहुल चोकसी का हाल हो गया है। लेकिन 7 दिसंबर को भागे दोनों आरोपी 11 दिसंबर को थाईलैंड से पकड़ लिए गए। नरेंद्र मोदी के राज में कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि गोवा से करीब 5000 किलोमीटर दूर बैठे आरोपी भी बच नहीं पाए। जब गोवा के नाइट क्लब में आग में फंसकर लोग मर रहे थे, 25 लोगों की जान चली गई थी, तब ये लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग रहे थे। ऐसे आरोपियों को वापस भारत लाकर नरेंद्र मोदी इनका कानूनी हिसाब पूरा करेंगे। लूथरा ब्रदर्स को वापस भारत लाने के लिए सीबीआई और गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड जाएगी। वहां प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को पूरा कर दोनों की कस्टडी लेगी। भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए ऐसा अनुमान है कि 24 से 48 घंटे के अंदर दोनों भारत आ सकते हैं। भारत आते ही दोनों भाइयों पर कानून का शिकंजा कसेगा, क्योंकि कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर रखा है। दोनों आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि थाईलैंड से दिल्ली लाए जाने पर 4 हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी ना हो। बा भैया,
इनका मजा चल रहा है कि हम भागेंगे, आएंगे तो हमको अरेस्ट ना करना। कोर्ट ने मना कर दिया। कैसे नहीं अरेस्ट हो गए? लूथरा ब्रदर्स के पकड़े जाने पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि दोनों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ लापरवाही के चलते दूसरों की जान खतरे में डालना, गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। इन आरोपों में लूथरा ब्रदर्स को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। आप यह भी देखिए कि लूथरा ब्रदर्स के फरार होने के बाद गोवा पुलिस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रही। अगर बैठी होती तो 4 दिन में ये पकड़े नहीं जाते। इनकी गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन भगा दिया, 4 दिन बाद पकड़ के ले आए। जैसे इन दोनों आरोपियों के फरार होने की खबर मिली, वैसे ही गोवा पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि दोनों आरोपी दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। इसलिए दिल्ली पुलिस की मदद ली गई और उनके घरों पर छापे मारे गए। 8 दिसंबर को पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए। 9 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स को पकड़ने के लिए इंटरपोल को अप्रोच किया गया। गोवा पुलिस ने सीबीआई की मदद से दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया ताकि थाईलैंड में उन्हें पकड़ा जा सके। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एक्टिव हो गई। दोनों आरोपी थाईलैंड से कहीं और ना भाग पाए, इसके लिए 10 दिसंबर को गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय को अप्रोच किया। दोनों आरोपियों का पासपोर्ट ही सस्पेंड करा दिया कि अब जाओ, अब कहां जाओगे? थाईलैंड से आगे कहीं और जा ही नहीं पाए वो। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट एक्ट की धारा 10A का इस्तेमाल किया, जिसके तहत दोनों भाइयों को का पासपोर्ट रद्द कर दिया। थाईलैंड में उनका ठहरना भी गैर कानूनी हो गया। फिर भारतीय एजेंसीज की अपील पर थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यानी आप देखिए कि पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला। अगर बीजेपी ने भगाया होता, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भगाया होता, तो 4 दिन में पकड़ लेते। इसमें गोवा पुलिस भी लगी रही, दिल्ली पुलिस लगी रही, विदेश मंत्रालय लगा रहा। और ये पीएम मोदी के डबल इंजन की जो बात होती है, उस डबल इंजन के कोऑर्डिनेशन से तगड़ा एक्शन हुआ। लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसने के लिए गोवा पुलिस ने बुलडोजर एक्शन का भी सहारा लिया। गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब रोमियो लेन वागाटोर को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह क्लब गोवा में लूथरा ब्रदर्स का सबसे बड़ा और मेन नाइट क्लब था। तो जो विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा था कि गोवा की बीजेपी सरकार ने आरोपियों को भागने में मदद की, यह तस्वीर उस नैरेटिव पर बुलडोजर चला रही। आप यह भी देखिए कि गोवा अग्निकांड में नाइट क्लब के एक और पार्टनर अजय गुप्ता को भी गोवा पुलिस ने धर दबोचा। आरोप है कि अजय गुप्ता भी भागने की फिराक में था। अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़ा गया, गोवा लाया गया। अब आप देखिए किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो रडार पे सब धरे जा रहे हैं। इससे पहले क्लब से जुड़े मैनेजर और स्टाफ को भी पकड़ा जा चुका है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी गोवा सरकार सस्पेंड कर चुकी है। गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स की पूरी कुंडली खोलने को तैयार है। लूथरा ब्रदर्स की 42 शेल कंपनियों का पता चला है, कहा जा रहा है। यानी नरेंद्र मोदी अब ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो मिसाल बन जाएगी। लेकिन वही है कि थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को घुसना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा बताओ। उसके बाद मामला थोड़ा और टाइट होता है। ऐसा नहीं कि गोवा पुलिस काम नहीं कर रही थी, गोवा की सरकार काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ठान लेते कि ऐसा कैसे हुआ जी, उसके बाद मामला जो है वो अलग दिशा में चला जाता है। गोवा के गुनहगारों को खींचकर भारत लाया जा रहा है। इसी तरह से बैंकों का पैसा लेकर जो बड़े बड़े भगोड़े विदेशों में छुपे हैं, उन तक भी नरेंद्र मोदी के हाथ पहुंच चुके हैं। उनको भी छोड़ने का मूड में नहीं है नरेंद्र मोदी। बेल्जियम से पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी और तेज हो गई है। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। वो चोकसी कह रहा था कि ना हमको मत भेजिए इंडिया। वहां बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कैसे नहीं जाओगे। इस फैसले से मेहुल चोकसी को जल्द भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई। अब मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बैंकों का 13,000 करोड़ लेकर भागने वाले घोटाले में मेहुल चोकसी भी आरोपी है। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। अभी तो आपको बताऊंगा कि इंडिगो के पर कैसे खतरे हैं, जो पब्लिक को घुमा रहा था ना, उसका भूत बना दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लेती है। और आप अगर देखेंगे कि पिछले 11 साल में कैसे एक्शन हुआ है, अगर आप इसको कंपेयर भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2020 से 2025 इसमें अगर आप देखेंगे सीबीआई और ईडी का एक्शन, अगर इसके बारे में आप देखेंगे कि कैसे एक्शन हुआ है। भगोड़े लाए गए, भगोड़े भारत लाए गए। कितने लाए गए भाई? इस 5 साल का सिर्फ आपको बता रहा हूं, 148 भगोड़े भारत लाए गए। तो जो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, भाग गया तो भाग गया, 148 भगोड़े भारत लाए गए।
और यूपीए के दौरान क्या होता था, 2005 से 2013 का आंकड़ा आपको बताता हूं। उस दौरान हर साल 4 लाते थे, हर साल 4 भगोड़े को पकड़ के लाते। मतलब इनका 8 साल में 8 चक 32, यहां 5 साल में 148। यानी हर साल नरेंद्र मोदी के रहते हुए हर साल 30 भगोड़े, हर साल ऑलमोस्ट 30 भगोड़े लाए जा रहे हैं। यहां कितना है हर साल? 4। इतना ही नहीं, पैसों की भी रिकवरी हो रही है। 2018 से अगर 2022 तक आप देखिएगा, 2018 से 2022 इसमें पैसे की आप रिकवरी, जो आपराधिक अपराध करके जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स थे, उससे जो पैसे की रिकवरी हुई, पैसे की रिकवरी अगर आप वो देखेंगे, इस 4 साल में 16,000 करोड़ रुपया भी वसूला गया। भाई आपको याद नहीं है, वो विजय माल्या बैठे बैठे ट्वीट करता रहता कि अरे मैंने तो जितना लूटा नहीं उससे ज्यादा जो है ये लोग वसूल लिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक 15 आरोपियों को फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स घोषित किया गया है और आर्थिक अपराध के मामले में इन भगोड़ों से अब तक 19,187 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। यानी नरेंद्र मोदी के राज में भगोड़ों को पकड़कर भारत लाना, भारत के लोगों का पैसा रिकवर करना रिकॉर्ड गति से हो रहा है। और नरेंद्र मोदी उन लोगों को भी छोड़ने के मूड में नहीं है जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। गोवा के गुनहगारों पर एक्शन हो रहा है तो इधर इंडिगो के खिलाफ भी तगड़ी कार्रवाई हो रही है। पिछले हफ्ते इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाखों लोग परेशान हुए, घंटों एयरपोर्ट पर रुकने को मजबूर हुए। इतनी बड़ी नाकामी के बाद इंडिगो जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन मोदी सरकार की सख्ती के बाद अब इंडिगो लाइन पर आ रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अपने सांसदों को नहीं छोड़ते, कहते हैं जाओ सब पब्लिक के बीच में रहो। यहां कहां, पता करो उनको क्या जरूरत है। अब वो इंडिगो को छोड़ देते हैं। सरकार ने अब इंडिगो पर ऐसा एक्शन लिया है जो अब तक इस देश में नहीं हो रहा था। 3 से 5 दिसंबर के बीच जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई उसके लिए इंडिगो एयरलाइन अब यात्रियों को मुआवजा देगा। इंडिगो 5 से 10 हजार रुपए तक का मुआवजा देगा। जिनकी फ्लाइट 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई उनको मुआवजा मिलेगा। इंडिगो यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर भी देगा। यह वाउचर 12 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिगो कैंसिल फ्लाइट का रिफंड भी दे रहा है। यानी आपको याद होगा हमने पाठशाला में जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था कि इंडिगो लोगों का पैसा वापस कर दिया तो एहसान जता रहा है, उसको उस पर हर्जाना लगना चाहिए। और देखिए वो हर्जाना लग गया। 10,000 रुपया हर्जाने का देगा, 10,000 रुपए का वाउचर देगा। अब लोग कहेंगे उसमें तो उसका ही टिकट बुक होगा। अरे आज न कल कभी ना कभी तो इंडिगो पे चलबे ना कीजिएगा। ऐसा थोड़ी कि अब चढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो कम से कम 20,000 रुपया ऊपर से तो आया। नहीं तो जो हिसाब था ये तो कुछ देने के मूड में नहीं था। सोच रहा था कि अरे पैसा वापस कर दिए, यही बहुत बड़ी बात। इंडिगो की वजह से यात्रियों की फ्लाइट बार बार रिशेड्यूल हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। इसलिए अब इंडिगो को मुआवजा देना पड़ रहा है। यह पहली बार है बॉस जब भारत की कोई एयरलाइन इस तरह से मुआवजा दे रही है। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि विदेश में ऐसे क्राइसिस या तो होते नहीं, और अगर होते हैं तो भाई उनको जो है भारी भरकम मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम ही नहीं, कोई लोड नहीं लेता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब ऐसा काम करवा दिया जो भारत में कभी नहीं हुआ कि आप पैसा दो, हर्जाना भरो। यह काम हुआ है देश के अंदर। इंडिगो केओस भारत के एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का पहला मामला था, और यह इतने लार्ज स्केल पर था जिससे लाखों यात्री परेशान हुए। उस वक्त यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वो रोस्टर वाला नियम कुछ दिन के लिए वापस लिया गया, तो लोगों ने कहा इंडिगो ने सरकार को झुका दिया। यहां सरकार ने इंडिगो को नाक रगड़वा दी है बॉस, और इसीलिए सरकार का बड़े पैमाने पर एक्शन दिख रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले तो सरकार ने इंडिगो के पर जांच बैठा दी। दूसरा कि इंडिगो के सीईओ पर नकेल कसी। तीसरा, जरूरत होने पर सीईओ को बर्खास्त कर देंगे, यह भी कह दिया। चौथा, इंडिगो की फ्लाइट में कटौती कर दी 10%। पांचवा, इंडिगो के ऑपरेशन चेक करने के लिए टीम बना दी कि हमारी टीम बैठ के देखेगी कि तुम ढंग से काम कर पा रहे हो कि नहीं। छठा, एयरपोर्ट पर इंडिगो की जांच हो रही है। सातवां, भविष्य में जुर्माना लगाने की भी बात है। आठवां, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई भी इंडिगो की जांच करेगा। यानी इंडिगो पर हर तरफ से एक्शन हो रहा है, और इसी वजह से इंडिगो लाइन पर आ रहा है। उसका सीईओ हाथ जोड़ रहा है, उसको पता है कि इसकी भी नौकरी खतरे में है।
और इंडिगो जो है उसकी खुद की हालत तो खराब है ही है, वो सरकार को झुकाने चला था, पब्लिक को परेशान करके। यहां चुन चुन के हिसाब हो रहा है बॉस। और इतना ही नहीं, आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिगो के सीईओ दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीसीए के सामने पेश हुए। डीजीसीए ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीटर एल्बर्ट्स से पूछताछ की। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशनल परेशानियों का डेटा मांगा। इंडिगो संकट पर पूरे अपडेट के साथ रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। इंडिगो के सीईओ से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ इंडिगो के चेयरमैन भी अब माफी मांगते घूम रहे हैं। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई, वो फंस गए। हम उन दिनों में आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हम जानते हैं कि इससे कितनी परेशानी हुई, इसके लिए हम सच में माफी मांगते हैं। अरे सच वच कुछ नहीं है बॉस, ये तो सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में आई, नहीं तो इन लोगों ने तो सोचा था कि हम करा लेंगे। और ये माफी इसलिए नहीं है क्योंकि 18 महीने से ये लोग सोए हुए। इंडिगो भले ही मुआवजा दे रहा है, कैंसिल फ्लाइट का रिफंड दे रहा है, इंडिगो के चेयरमैन से लेकर सीईओ तक माफी मांग रहे हैं। यानी इंडिगो का भूत बना के छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक्शन सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा। आप सोचिए कि इस तरह से इंडिगो पर नजर है कि उसके कामकाज की निगरानी के लिए टीमें बना दी गई हैं। डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। पहली टीम में 8 अधिकारी हैं, दूसरी टीम में 2 अधिकारी हैं। पहली टीम जांच कर रही है कि इंडिगो के पास कितने विमान हैं, कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, इंडिगो के पास कितने पायलट हैं, क्रू मेंबर कितने घंटे काम कर रहे हैं। दूसरी टीम के दोनों अधिकारियों को गुरुग्राम में इंडिगो के ऑफिस में ही बैठा दिया गया है। ये दोनों अधिकारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैंसिलेशन पर नजर रख रहे हैं। ये अधिकारी रिफंड, मुआवजे और सामान वापस लौटाने के प्रोसेस पे भी नजर रख रहे हैं। यानी पूरा इंडिगो को एकदम कस दिया गया है। सरकार की सख्ती का असर यह हुआ कि अब इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल ठीक हो गया। आ गए भाई लोग लाइन पे कि ना उड़ा रहे हैं, एकदम टाइम पे उड़ेगा सर। पहले यही इंडिगो कह रहा था कि 15 दिसंबर तक चीजें ठीक होंगी। लोग भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके बता रहे हैं कि इंडिगो का ऑपरेशन कुछ तो ठीक हुआ है, उसकी फ्लाइट समय पर उड़ान भर रही। सरकार लगातार निगरानी कर रही है। सरकार ने मामला अभी इंडिगो के भरोसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि इंडिगो की कई फ्लाइट अभी भी कैंसिल हो रही हैं। बुधवार को इंडिगो की 220 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से फ्लाइट कैंसिल हुई। गुरुवार को 150 फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो का दावा है कि अब ऑपरेशन सामान्य है। रोजाना 1900 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। इंडिगो के सभी 138 डेस्टिनेशन तक फ्लाइट जा रही है। यानी इंडिगो खुद मान रहा है कि अब बहुत हद तक चीजें नॉर्मल हो गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से कितना नुकसान हुआ यह आपको बताता हूं। दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस का दिल्ली के उद्योग, बिजनेस और टूरिज्म पर गहरा असर पड़ा। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन से सिर्फ दिल्ली में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रोज कैंसिल हो रही फ्लाइट से दिल्ली ट्रेडर्स का मूवमेंट प्रभावित हुआ, जिससे मार्केट गिरा। खुद इंडिगो को इस संकट की वजह से करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब के शेयर में 16% की गिरावट आ चुकी है। तो भाई नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले में से नहीं है। वो यहां रिफॉर्म कर रहे हैं, वो देश को इकोनॉमी बना रहे हैं 3रे नंबर की, उसके लिए लगे हुए हैं। और तुम सोच रहे हो कि हम घुमा देंगे, कोई भाग जाएगा, कोई जो है पब्लिक को रुला देगा और बैठे रहेंगे। ये चल रहा है। हाँ, उधर डिनर भी चल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी जनता को रुलाने वालों को नाक रगड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए भी नरेंद्र मोदी से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में इंडी गठबंधन की धुलाई के बाद आज पीएम मोदी ने एक मीटिंग कर डाली, जिससे इंडी गठबंधन परेशान होगा। आज पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को डिनर पे बुला लिया और यह डिनर हुआ प्रधानमंत्री के घर पर। दावा है कि वहां डिनर के लिए 50 से ज्यादा टेबल लगे। अरे भाई, इतने सांसद हैं, बस में भर के पहुंचे सर। डिनर में शामिल होने के लिए एनडीए सांसद बसों में भर भर कर पीएम आवास गए। करीब 2 बसें पीएम आवास पहुंची, जिसमें मंत्री, सांसद सब मौजूद रहे। ये नहीं कि वीआईपी टाइप से सब जो है वो अपना अपना जाएंगे। बैठो सब बस में, चलो मोदी जी ने बुलाया है, खाना पे बुलाया है। पीएम मोदी की डिनर पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि डिनर पार्टी को बुलाने का सियासी मायना क्या है। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता यह है कि वो लोगों को केवल मिलते नहीं हैं, उनसे बहुत कुछ फीडबैक भी लेते हैं। जैसे सबसे कोई बजट के बारे में होगा, कोई स्थानीय समस्याओं के बारे में होगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा।
हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं क्योंकि ये पहले से ही डिनर प्लान था, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण ये हो नहीं पाया। तो आज फिर से इसका इनवाइट आया है और ये पहली बार ऐसा डिनर हो रहा है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी कर शक्ति प्रदर्शन का संदेश तो दिया ही, साथ ही एनडीए की एकजुटता भी दिखा दी। तो वो जो नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो देश का पैसा खाने पर है। खाना खाने में ऐसा कुछ नहीं है, वहां खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। पीएम मोदी की डिनर पार्टी को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग के सियासी मायने। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठकर संसद में आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि संसद में मोदी सरकार को बड़े बड़े रिफॉर्म वाले बिल लाने हैं और अब संसद का एक ही हफ्ता बचा है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले भी संसद परिसर में एनडीए नेताओं से बात की थी और रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया था। पीएम मोदी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, कैसे लोगों की परेशानी को कम किया जा सकता है, इस आइडिया पर काम करना चाहिए। यह भी माना जा रहा है कि बैठक में एसआईआर पर बात हो सकती है। जिस तरह से इंडी गठबंधन चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव को चैलेंज करने पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी सांसदों से अलग अलग मुद्दे पर फीडबैक भी ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इधर पीएम मोदी डिनर पार्टी कर रहे हैं, उधर कल राहुल गांधी भी एक डिनर पार्टी में शामिल हुए, जिसमें अडानी जी भी पहुंचे हुए थे। यह डिनर पार्टी शरद पवार के घर पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मौजूद रहे। यह पार्टी शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में थी। इस पार्टी में गौतम अडानी, अजीत पवार और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अब वहां पीछे देखिए अडानी दिख रहे हैं और इधर एक फोटो में राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने शरद पवार से तो नहीं पूछा होगा कि अडानी कैसे यहां आ गए, या दोनों मिले नहीं मिले ये तो नहीं पता, लेकिन दो अलग अलग फोटो तो चल रही है और दोनों एक ही पार्टी की है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ भिड़ लेते रहे नेताओं के चक्कर में। नेता अपना हिसाब से चलते हैं बॉस, वो नहीं लड़ते भिड़ते। इधर पीएम मोदी की डिनर पार्टी चल रही है, उधर कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस अभी तक तिल मिला रही। कल अमित शाह के भाषण को लेकर आज राहुल गांधी से जब पूछा गया, सुनिए क्या जवाब दिया। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी यही देखते रह जाते हैं, किसका हाथ कांप रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। अमित शाह पूरा पॉइंट वाइज जवाब दे दिया, इनको समझे में नहीं आया लग रहा है। कल अमित शाह ने विपक्ष को पानी पिला दिया, आज बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बात करके कांग्रेस को सुनाया। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, और इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गई, लड़के आई, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया। संसद में अमित शाह के भाषण से इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ। अमित शाह के भाषण के दौरान इंडी गठबंधन ने वॉकआउट कर दिया था। जो इंडी गठबंधन चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए हंगामा कर रहा था, वही इंडी गठबंधन अमित शाह का तीखा भाषण सुन न सका और सदन से बाहर चला गया। क्या इंडी गठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि एसआईआर पर चर्चा का दाव उल्टा पड़ गया और इस वजह से इंडी गठबंधन के नेता हैरान करने वाली हरकतें कर रहे हैं? आज संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का मामला भी उठ गया और उस पर हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से कहा कि देश भर में ई सिगरेट पर बैन है, क्या आपने सदन के अंदर इसे पीने की इजाजत दी है? क्योंकि टीएमसी के सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे हैं।
सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या आरोप लगाया। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर सिगरेट को वैसा टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा सर हूं। सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। टीएमसी के सांसदों पर अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। इस पर टीएमसी सांसद सौगत राय से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है और स्पीकर को जांच करके एक्शन लेना चाहिए। Cannot say anything about that because I was not in the house. I don't know who smoked and who complained. But if this is happening, do you think so? It is right? There's no question. It will be violation of rules. It's for the speaker to inquire and take action. खैर संसद में तो एक से एक चीज अब हो रही है, कहीं भौं भौं, कहीं ई सिगरेट का आरोप, क्या ही बोला जाए। खैर पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा मोदी पुतिन की सेल्फी से जले भुने बैठे ट्रंप ने पाकिस्तान को और F-16 देने का फैसला क्यों किया है। भारत का नया धमाका, पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर आज क्या बात हो गई है, क्या भारत के लिए बॉर्डर पर कोई संकट खड़ा हो रहा है, ट्रंप क्या चाह रहे हैं, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ जो सेल्फी दुनिया को दिखाई थी वो अब तक अमेरिका नहीं भूला है। पुतिन तो मोदी से मिलकर चले भी गए, लेकिन अमेरिका में इसको लेकर आग लगी हुई और इस आग में ट्रंप ऐसे जले भुने बैठे हैं कि ट्रंप ने आज एक फैसला कर डाला कि मुनीर के लिए बड़ी डील कर दी। पाकिस्तान के पास अमेरिका से भीख में मिले जो F-16 लड़ाकू विमान है उन्हें अपडेट करने का पैकेज अमेरिका ने पाकिस्तान को दे डाला। ट्रंप ने यह काम तब किया है जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। आज ट्रंप की पीएम मोदी से फोन पर भी बात हुई। उधर ट्रंप ने मुनीर के लिए नई डील की तो इधर नरेंद्र मोदी ने क्या नया धमाका किया है कि ट्रंप का फोन आ गया, फोन पे बात हो गई। ट्रंप से फोन पर पीएम मोदी की क्या बातचीत हुई इसके बारे में आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त मोदी पुतिन की दोस्ती से हिले ट्रंप ने मुनीर को जंग लगे हथियार में धार देना शुरू किया, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने कौन सी मिसाइल निकाल ली। चीन किस बात से हड़बड़ाया हुआ है कि ऐसी तैयारी करने लगा जैसे कल ही कोई युद्ध शुरू होने वाला है। चीन ने कौन से खतरनाक हथियार का टेस्ट कर डाला है जिसकी पूरी दुनिया में बात हो रही है, ऐसी तस्वीर लोगों ने नहीं देखी। आज ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फोन पर क्या बात हुई। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर इस बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने खुद जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पर भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा हुई। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहे। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में ट्रेड डील फाइनल करने पर चर्चा कर रहे हैं। आप यह भी ध्यान में रखिए कि मोदी ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत उस वक्त हुई है जब पुतिन अभी भारत का दौरा करके लौटे। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेल्फी से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी ने पुतिन के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन यह फोटो खास है क्योंकि मोदी पुतिन की इस फोटो ने ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। अमेरिकी संसद में विपक्षी डेमोक्रेट सांसद काम लेवगरडोव ने मोदी पुतिन की सेल्फी वाला पोस्टर दिखाया। मोदी पुतिन की सेल्फी दिखाकर अमेरिका में विपक्षी सांसद ने ट्रंप को जमकर कोसा। उन्होंने इस फोटो के जरिए ट्रंप की विदेश नीति की जमकर आलोचना की। कामलेगरडोव ने पीएम मोदी की फोटो को दिखाकर ट्रंप को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के गलत फैसलों ने भारत को मॉस्को के करीब धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी नहीं बल्कि ट्रंप ही भारत अमेरिका पार्टनरशिप को कमजोर कर रहे हैं। एक बार सुनिए अमेरिकी संसद में अमेरिकी सांसद ने ट्रंप को कैसे बेइज्जत किया है। उसके बाद बताऊंगा ट्रंप की मुश्किलें अपने ही देश में क्यों और बढ़ती जा रही हैं और इसलिए क्या ट्रंप पाकिस्तान को नई धार दे रहे हैं।
Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अमेरिका में ही ट्रंप की तगड़ी क्लास लगाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका में अब यह बात हो रही है कि ट्रंप ने अपनी हरकतों से भारत जैसे दोस्त देश को दुश्मन बना रखा है। मोदी और पुतिन की दोस्ती देखकर ट्रंप को भी आग लगी हुई है और अभी तक अमेरिका भारत को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता था, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने ऐसा माहौल बनाया जिससे दूरियां बन गई। सबसे पहले तो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, जिससे भारत के निर्यात पर अच्छा खासा असर पड़ा। कई बार टैरिफ बढ़ाने की बात कहकर ट्रंप ने भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को भारत में निवेश न करने की बात कही। ट्रंप ने भारत से आउटसोर्सिंग बंद करने तक का भी फरमान सुना दिया था। ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का दावा करते रहे, जबकि भारत ट्रंप के इस दावे से साफ इनकार करता रहा। ट्रंप लगातार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर्ज से लेकर हथियार तक दे रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। यानी ट्रंप हर वो चीज कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि मैं पैर पटकूंगा और शायद भारत में कंपन होगी। अरे भैया वहीं बैठो तुम। ट्रंप इसलिए भी परेशान है कि पीएम मोदी अब उनका लोड नहीं ले रहे। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद दुनिया में बदलते पावर सेंटर ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाई। इस बौखलाहट में ट्रंप लगातार गलतियां करते जा रहे हैं। अब ट्रंप ने पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए एक और पैतरा चला है। ट्रंप ने मुनीर से डील कर ली है, जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का अपग्रेड पैकेज दिया है। अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके सपोर्ट की बिक्री को मंजूरी भी दे रहा है। अब दो देशों के बीच इस तरह की डील आमतौर पर आसानी से हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए डील संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि खटारा हो चुके पाकिस्तानी F-16 की उम्र 15 साल और बढ़ जाएगी। इस डील में क्या खास है, पहले आपको वो बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम। यह अमेरिका और नेटो देशों का सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो लड़ाई के दौरान दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है, हथियार चलाने का कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम जानकारी साझा करता है। यह सिस्टम युद्ध के दौरान फाइटर जेट को जैमिंग से भी बचाता है। इसमें क्रिप्टोग्राफिक यानी गुप्त कोड के उपकरण और नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। पायलट ट्रेनिंग, सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल है। पाकिस्तान का दावा है कि इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तानी F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप चूंकि भारत पर प्रेशर बना नहीं पा रहे, तो नए नए पैतरे कर रहे हैं और अब वो पाकिस्तान को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ F-16 वाली जो डील की है, उससे एक बात क्लियर होगी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बहुत F-16 फोड़े हैं। पाकिस्तान के एयरबेस में भारत ने छेद कर दिया था। इसी में माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो तबाह हुए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा है। अब F-16 को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान की यह डील भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की रणनीति का हिस्सा है और ऐसा प्रेशर ट्रंप लगातार बनाते आ रहे हैं। आप देखिए कि फरवरी 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 के लिए लगभग 3600 करोड़ रुपए की डील की थी। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान को एमराम मिसाइलों की सप्लाई की घोषणा की थी। अब दिसंबर 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 6,000 करोड़ रुपए के F-16 अपग्रेड की घोषणा की। यानी चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे ही रहा है, अब अमेरिका भी ऐसा करना शुरू कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि ये 2 कौड़ी का पाकिस्तानी है जिसने ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा हुआ था, कितने आतंकियों को बैठा के रखा है अपनी गोद में, और सिर्फ भारत पर प्रेशर बनाने के लिए आप उसको जो है हथियार दे रहे हो। लेकिन अगर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, तो पीएम मोदी भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। वो इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि पहले से ही ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुश्मन हैरान रह जाए। चीन और अमेरिका की हर चाल को नाकाम करने के लिए पीएम मोदी ने पहले से ही तैयारी शुरू की थी। इसी का नतीजा है कि भारत लगातार नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अब डीआरडीओ एक और घातक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी में 2520 किलोमीटर तक नोटाम जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत K4SLBM मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। यह भारत की दूसरी पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अग्नि मिसाइल सीरीज पर आधारित है। K4SLBM परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यह MIRV तकनीक से लैस हो सकती है, यानी एक मिसाइल से कई लक्ष्य पर आप हिट कर सकते हैं।
इसे सबमरीन की मदद से 20 से 30 मीटर की गहराई से भी फायर किया जा सकता है, यानी पानी से ही मार दीजिए बॉस। ऊपर से रशिया कह ही रहा है कि भाई हम खड़े हैं यहां पे, भाई चिंता मत कर, हम तेरे साथ। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई हथियार ले लेगा अमेरिका से तो भारत पे कोई प्रेशर बना देगा। फोड़ेंगे तो हम तब भी पाकिस्तान, हथियार तुम कुछ भी ले लो, लड़ने का हुनर भी तो होना चाहिए। बंदर के हाथ में उस्तरा देने से बंदर दाढ़ी बनाना थोड़ी सीख जाएगा। पाकिस्तान का हाल वही है, हथियार ले लोगे अमेरिका से, चलाना कैसे सीखोगे? इधर पीएम मोदी नए नए धमाके कर रहे हैं, उधर चीन और अमेरिका आपस में भिड़े पड़े। चीन और रूस ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, जिसके बाद अमेरिकी बॉम्बर ने भी जापानी जेट्स के साथ उड़ान भरी। इसके बाद पूर्वी एशिया में टेंशन का ग्राफ बढ़ गया है। 2 अमेरिकी B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ने जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी, जिसमें 3 जापानी F-35 स्टेल्थ फाइटर और 3 F-15 जेट शामिल। यह पहली बार था जब चीन के क्षेत्रीय अभ्यास शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति का ऐसा प्रदर्शन किया। इससे पहले 9 दिसंबर को 2 रूसी Tu-95 बॉम्बर ने 2 चीनी H-6 बॉम्बर के साथ संयुक्त उड़ान भरी, जिसके जवाब में जापान ने लड़ाकू विमान उतारे। चीन अभी किसी भी वॉर फ्रंट पर नहीं है बॉस, लेकिन चीन की तैयारी भी ऐसी चल रही है जैसे कल ही युद्ध शुरू होने वाला है। अब चीन ने ऐसा हथियार तैयार कर लिया है कि युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। चीन ने एडवांस ड्रोन मदरशिप लॉन्च कर दी, जिसका नाम है जियोतियान। इस एडवांस ड्रोन मदरशिप से एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। देखिए, यह चलता फिरता ड्रोन कैरियर है, यानी इतने सारे ड्रोन को लॉन्च करने के लिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। हवा में प्लेन उड़ेगा, उसी से ड्रोन निकलेंगे, चल जाएंगे। सोचिए जब एक साथ 100 ड्रोन दुश्मन पर हमला करेंगे तो क्या ही मंजर होगा। इसकी खासियत सुनिएगा तो और चकरा जाइएगा। चीन का जियोतियान नाम का ड्रोन एक हेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे ड्रोन स्वॉर्म्स के लिए हवाई मदरशिप के रूप में डिजाइन किया गया है। यह यूएवी 16 टन वजनी और 25 मीटर विंग स्पैन वाला है। इस यूएवी की रेंज 7000 किलोमीटर है और 15000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके 6 टन के पेलोड में 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन आ सकते हैं। इसके अलावा कामिकेज यूएवीज, क्रूज मिसाइलें और PL-12E जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसकी अनोखी खासियत इसकी मॉड्यूलर डिजाइन है, जो दर्जनों छोटे ड्रोन्स को तैनात कर सकता है। यह ड्रोन खुद ही सामूहिक हमले कर सकता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या टोही मिशन में दुश्मन को नाको चने चबा सकता है। यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को जैम करने में भी सक्षम है। इसकी क्षमता अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक और MQ-9 रिपर से भी आगे। इमरजेंसी, लॉजिस्टिक्स, सीमा निगरानी और आपदा राहत में भी ये बहुत काम का है। तो अलग लेवल पे हर जगह चीजें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन भारत भी तैयारी के साथ बैठा है। अब वहां युद्ध होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी युद्ध तो रुकता नहीं भारत में। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। इधर मोदी के लिए एकजुट हिंदू, उधर बंगाल वाली बाबरी के लिए वो नोट आए जो ममता का वोट खा जाएंगे क्या? अमित शाह की आंख में दुर्योधन दुशासन। बंगाल को लेकर घबराई ममता ने क्या गजब बोल दिया। वंदे मातरम का विरोध करने वाले मदनी ओवैसी सुन लें कि क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां क्या बोल के गए थे वंदे मातरम के बारे में। अब इसका चैप्टर। बंगाल में इस समय गजब माहौल बना हुआ है। इधर पीएम मोदी की सनातनी हुंकार है, उधर हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद और उनके ओवैसी अवतार ने चैलेंज दिया हुआ है। और ममता बनर्जी बहुत फायर है। ममता बनर्जी को अमित शाह की आंखों में दुर्योधन दुशासन दिखने लगा है। आप देखिए बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले किस तरह भूचाल आया, जिससे ममता बनर्जी हिली। भाई पहले कोलकाता में गीता पाठ में 5 लाख से ज्यादा सनातनियों का सैलाब आया। फिर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में मुसलमानों की भारी भीड़ उमड़ गई। और अब बाबरी मस्जिद के लिए भर भर के नोट आ रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी सनातन और बाबरी मस्जिद के बीच फंसती नजर आ रही। बाबरी मस्जिद के लिए आ रहे नोटों में उन्हें अपने मुस्लिम वोट खिसकते दिख रहे हैं। उस पर पीएम मोदी की घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम और बंगाल में चुनाव से पहले हो रहे SIR ने ममता बनर्जी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा ममता बनर्जी कैसे अपने ही खेल में फंसती जा रही। पहले गीता पाठ, फिर वंदे मातरम। चुनाव से पहले बंगाल का माहौल किस तरह से बदल रहा है, ये सब आपके लिए लाया हूं। पहले एक झलक देखिए। यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है।
देखिए, सबसे बड़ा जो गेम चेंजर इस बार कहा जा रहा है बंगाल के पॉलिटिक्स के, वो बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को बताया जा रहा है, जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मान के चलते कि मुसलमान और कहां जाएगा, हमको ही तो वोट करेगा। जिस तरह से टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है, और जिस तेजी से मस्जिद के लिए नोट जमा हो रहे हैं, उसको देखकर लोग कहने लगे हैं कि जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर को नोट दे रहे हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका वोट भी तो हुमायूं कबीर को जा सकता है। यानी इधर बाबरी के लिए नोट गिर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी के वोट भी गिर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने खुद एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के लिए नोट आ रहे हैं। आप देखिए, बैठ के पूरा नोट गिना जा रहा है। भाई, लोग दे रहे पैसा कि बाबरी बनाओ वहां पे बंगाल में। अब जो नोट दे रहा है वो वोट किसको देगा, पब्लिक पूछ रही है। इसमें कुछ लोग चंदे के लिए आई रकम को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में लोग घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, 500, 200, 100, 50 रुपए के नोट बिखरे हुए नोटों को गिना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने के बाद से अब तक 11 पेटी से ज्यादा चंदा इकट्ठा हो चुका है, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। दान पेटी के अलावा चंदे के लिए QR कोड भी शेयर किया गया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब तक चंदे में 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है, जिसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपए QR कोड के जरिए बैंक में जमा हुए हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर आ रहे करोड़ों के चंदे से हुमायूं कबीर का जोश आई, इसलिए बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब हुमायूं कबीर ने अगले साल फरवरी में पिछले दिनों हुए गीता पाठ की तर्ज पर कुरान को पढ़ने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि इस कुरान पाठ में 1 लाख लोग शामिल होंगे। ममता बनर्जी इसलिए तनाव में हैं क्योंकि हुमायूं कबीर ने तो खुद को बंगाल का ओवैसी बताना भी शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बिहार में ओवैसी ने इंडी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। ममता बनर्जी को लगने लगा है कि जो काम ओवैसी ने बिहार में किया वही बंगाल में हुमायूं कबीर करने में कामयाब हो गए, तो बंगाल में इस बार बीजेपी को जीतने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, अभी चुनाव में काफी वक्त है और हुमायूं कबीर अभी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कह दिया है कि उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बात भी कर ली है। हुमायूं कबीर का दावा है कि ओवैसी ने उनसे कहा है कि अगर वो हैदराबाद के ओवैसी हैं तो तुम बंगाल के ओवैसी हो। खबर है कि हुमायूं कबीर के मुताबिक वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और बंगाल की कुल 294 सीटों में से 135 पे चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, हुमायूं कबीर तो यह भी दावा कर रहे हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, जो सीएम पद की शपथ लेगा उसे उनकी पार्टी के विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी के लिए तनाव की बात यह है कि भाई उनकी पार्टी जीते ना जीते हुमायूं कबीर की, वो वोट काट देंगे तो कांड हो जाएगा। एक तरफ बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर का चुनाव लड़ने का ऐलान है और उन्हें मस्जिद के लिए भर भर के मिल रहे नोट हैं। दूसरी तरफ चुनाव से पहले बंगाल में गूंज रही सनातन की हुंकार ने भी टीएमसी को डबल टेंशन दे दी है, क्योंकि पिछले दिनों कोलकाता में हुए गीता पाठ में जहां 5 लाख से ज्यादा सनातनियों की भीड़ जुटी, वहीं बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के दौरान भी मुसलमानों की भारी भीड़ दिखी। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास और हुमायूं कबीर की असदुद्दीन ओवैसी के साथ बढ़ती नजदीकियों से क्यों टीएमसी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, वो भी समझिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। ममता बनर्जी के इसी साल अप्रैल में दिए एक बयान के मुताबिक बंगाल में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 33% है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में, जबकि 23 जिलों में 9 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। और इस बार हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों के प्रभाव वाली सभी सीटों में टीएमसी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है, और इसलिए ममता बनर्जी इन दिनों भयंकर गुस्से में भी दिख रही हैं। ममता बनर्जी को पता है कि सनातन के मुद्दे पर बीजेपी से कैसे भिड़ेंगी, और हुमायूं कबीर अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दिए तो भाई कांड है। ऊपर से एसआईआर ने टेंशन बढ़ा रखी है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है और अब उन्होंने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दे दिया। कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह की आंखों में दहशत है। लोगों को अमित शाह की एक आंख में दुर्योधन, दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बहाने मोदी सरकार माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेगी और चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएगी। ममता बनर्जी ने आगे महिलाओं से कहा कि जिसके नाम काटे गए वो किचन के बर्तन लेकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी और पुरुष इनके पीछे रहेंगे। लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक उन्होंने भी एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है। क्या उन्हें भी दंगाई पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी?
ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का भी आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी के इस अटैक के बीच अमित शाह ने भी पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि अगर टीएमसी ने घुसपैठियों का समर्थन किया तो बंगाल से उसका सफाया होना तय है। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बाबरी और सनातन के बीच वंदे मातरम को लेकर जो बवाल हो रहा है उसका भी बंगाल पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ चुके वंदे मातरम की जड़ें बंगाल से जुड़ी हैं। लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार ओवैसी जैसे नेताओं ने वंदे मातरम न गाने का झंडा बुलंद कर रखा है। एक तरफ पीएम मोदी ने कहा है कि जिस गीत को गाते गाते क्रांतिकारी जीवन का बलिदान देने के लिए निकल पड़ते हों उस पर देशवासियों को गर्व होना चाहिए, लेकिन ओवैसी ने वंदे मातरम को मजहबी रंग दे दिया। कहा कि मुसलमानों से वंदे मातरम गाने को कहना संविधान के खिलाफ है। एक बार ओवैसी को सुनिए। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। ओवैसी अकेले नहीं है जो वंदे मातरम के खिलाफ। चुनावी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी वंदे मातरम का खुलकर विरोध कर चुके हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और अरशद मदनी जो हैं वो कह रहे हैं कि मरना मंजूर है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने, अरशद मदनी ने लिखा कि उन्हें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो लोग मजहब का हवाला देकर वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहे हैं वो जरा जान लें कि देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम के क्या मायने थे। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी से पहले परिवार को आखिरी चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि आखिरी वक्त में मेरे होंठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होंगे। 19 दिसंबर 1927 को फांसी के वक्त उन्होंने जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया था। इतिहास की कई किताबों में इस बात का जिक्र है। वहीं देवबंद के मौलाना महमूद हसन क्रांतिकारी के साथियों को रेशम के कपड़े पर चिट्ठियां लिखते थे। उन्हें हर दम वंदे मातरम का नारा लगाने को कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था। शौकत अली मोहम्मद अली जौहर भी खिलाफत आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहनी भी वंदे मातरम कहते थे। और ये सब मुसलमान थे, लेकिन ये कहते थे वंदे मातरम। आज कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान तो नहीं कहेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.